Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Audio, video, okay, beta? All well? Good evening. Good evening. Chalo, excellent. Let's start. मैं थोड़ा सा ओवरव्यू जो हमारी पुरानी क्लास जो थी हम नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ टेक इश्यूज, थोड़ा सा मैं वहां से एक स्टार्टिंग से 5 मिनट में एक रिव्यू लेते हुए चलूंगा, ठीक है? चलिए, सो अभी हम जो एक लार्जर थीम डिस्कस कर रहे हैं, which is nothing but the making of India's constitution. और इस मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स है जो हम कवर करेंगे, विच इज ब्रिटिश एक्ट्स, दूसरा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर द फाइनल लेआउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कुछ कोर फीचर्स जो हमारा कोर एस्पेक्ट है क्लास में कवर करने के लिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। हमने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया और हमने देखा कि एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है। इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये वाला जो एरिया है ये हमें कभी भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है। ये एरिया जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, वन पॉलिटी और दूसरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और अगर हम साथ साथ में इसको कवर कर रहे हैं, मैंने आपको वीकेंड में टाइम भी दिया था कि साथ में पढ़ के आना, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, चीजें साथ साथ में कवर हो जाएंगी। इट विल बिकम स्लाइटली मोर प्रोडक्टिव, मोर एफिशिएंट, ठीक है? अब कहानी ये है कि जहां तक पॉलिटी की बात है, पॉलिटी में हमारे प्रीलिम्स में गिन चुन के 5 जगहों से क्वेश्चन आए हैं। 1909, 1919, 1935 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बेसिक कंपोजिशन की पर्सनल जो होते हैं वो, एंड सम इंपॉर्टेंट पीपल की पर्सनल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ब्रॉडली हमारे यहां से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जब हम इस टाइमलाइन को देखते हैं, ये जो टाइमलाइन है इज ए पार्ट ऑफ अ लार्जर टाइमलाइन जो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि कंपनी जो है इंडिया में 1600 में आती है। 1757 से लेके 1857 के बीच में प्रॉपर कंपनी रूल होता है। इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्रिटिश इंटरवेंशन बढ़ेगा और 1857 से लेके 1947 तक हम देखेंगे कि प्रॉपर क्राउन रूल होता है। ये जो हमारी पॉलिटी है वो इस मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ एक्सट्रैक्शन है, उसके कुछ रेलेवेंट पार्ट्स हैं, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जो हमें समझना चाहिए? आप में से जिन लोगों को वाइट स्क्रीन दिख रही है प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए, ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। आपको जो मैंने सेकंड हैंडआउट दिया है उसको मैंने स्टार्टिंग में, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो मैंने आपको एक कल्मिनेशन ऑफ इवेंट्स बताए हैं। जरा उन कल्मिनेशन ऑफ इवेंट्स को जरा सीखिए। मैंने आपको कहा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनने में बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, राइट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसलिए बना
क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव ट्रांजिशनड फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडिपेंडेंस इंडिया। तो इसके पीछे बनने में इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट का बहुत रोल है। वो रोल क्या है? जब तक फ्रीडम मूवमेंट नहीं होगी तब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी तब तक हम अपने आप को सोवेरेनिटी की तरफ नहीं बढ़ सकते। और जब तक हम सोवेरेनिटी की तरफ नहीं बढ़ सकते तब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हुई, ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, इट वॉज ऑल्सो अ मूवमेंट ऑफ आइडियाज। अगर हम हमारे देश के लोगों को एकजुट कर रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर and we're asking them to fight with us to make our country independent, we have to make sure that we tell them why do we need to make our country independent, what will happen when the country becomes independent, what is the new country that we are going to build. So हमें बहुत सारे एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, और ये एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्स जो लोग बनाते हैं, जो ये ऑथर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं घूम फिर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहीं ना कहीं इन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, इस डॉक्यूमेंट से इंस्पायर होती है, उन आइडियाज को अपने पास लाती है और कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करती है। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का ये रोल रहा है। देन कम्स द सेकेंड पार्ट कि हमें भाई आजादी चाहिए किससे थी? हमें आजादी चाहिए थी ब्रिटिशर्स से। बात तो बिल्कुल सही है, बट ब्रिटिशर्स कौन? तो सबसे पहले एक कंपनी आई, फिर उस कंपनी ने एक तरह से रूल करना शुरू किया। एक ट्रेडिंग आउटफिट, एक इकोनॉमिक एंटिटी कंपनी रूल के आते आते एक पॉलिटिकल और एक मिलिट्री आउटफिट बन गई। जब ये पॉलिटिकल और एक मिलिट्री आउटफिट बन गई, एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन बन गई, फिर इनका जो पूरी पावर थी वो कंपनी से छीन के क्राउन के पास आई। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भाई इसका क्या लेना देना है? क्या फर्क पड़ा इससे? फर्क ये पड़ा कि बहुत सारे हमारे जो लीगल सिस्टम्स हैं, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, हमारे जो सिविल सर्विसेज के सिस्टम्स हैं, हमारे जो लैंड और रेवेन्यू के सिस्टम्स हैं, हमारी बहुत सारी पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपैक्ट हुआ। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दिस मेक सेंस? यस? पक्का? गुड। ऑल ऑफ दिस वाज अफेक्टेड। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पावर। ऑफ कोर्स जो लीगल सिस्टम है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ। हमारे लिए जो हमने लीगल सिस्टम अडॉप्ट किया उसकी कुछ फाइनल वर्जन्स हमें क्राउन रूल में देखने को मिले, और ये जो क्राउन रूल है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुआ होगा। ये क्राउन क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। तो इसका मतलब सिर्फ हम ही इसके इन्वॉल्व पार्टीज नहीं है। यूके भी अपने आप हैज अंडरगॉन अ ट्रांजिशन। यूके जो एक फुल मोनार्की हुआ करता था has transitioned into a parliamentary monarchy.
with a very strong parliamentary system. तो यहां पे भी चेंजेस हमारे यहां इंपैक्ट करेंगे, इंडिया को इंपैक्ट करेंगे। कैसे इंपैक्ट करेंगे? इंपैक्ट करेंगे कि भाई हम अब क्राउन सुपरवाइज करेगा कंपनी को, पार्लियामेंट स्क्रूटिनाइज करेगा कंपनी को। आप एक सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया, एक डेडिकेटेड मिनिस्टर अपॉइंट करोगे जो यहां देखेगा चीजों को। एक इंडिया में गवर्नर जनरल होगा, वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, एंड दे वुड बी हैंडलिंग अफेयर्स बिटवीन ईच अदर। यूके में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होगा वो यूके का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और जो इंडिया में गवर्नर जनरल होगा वो इंडिया का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इस तरह से बना। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कुछ ग्लोबल इवेंट्स भी हुए, जैसे वर्ल्ड वॉर्स, जैसे बाकी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहे थे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्टेड टू कम टुगेदर। तो हम अपनी लीगल हिस्ट्री को किसी भी हाल में आइसोलेशन में नहीं देख सकते। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट सिंपली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कल्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स, राइट? और यहीं से हमारी पूरी लीगल हिस्ट्री बनती है। इसको अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें, एक लॉजिकल तरीके से देखें कि ये सब हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, डेट टाइमलाइन सब कर लेंगे, वो सब इधर उधर की बातें, बट कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। कॉन्सेप्ट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को क्या बनना है? इंडिया को एक सॉवरेन रिपब्लिक बनना है, राइट? एक इंडिया को एक सॉवरेन रिपब्लिक करनी है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनना है, ऐसे समझ लो। सिंपल सीधी बात। इंडिया हैज टू बिकम ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये शब्दों के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल विल, और रिपब्लिक का मतलब द हेड ऑफ द स्टेट हैज टू बी इलेक्टेड। मतलब हमारा मोनार्की से कोई लेना देना नहीं हो सकता। इसका मतलब कि हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है, ना तो वो यूके के राजा रानी हो सकते हैं, ना इंडिया के कोई राजा रानी हो सकते हैं। सीधी सिंपल बेसिक कहानी है, ठीक है? गुड। अब यहां तक हम कैसे पहुंचे? हाउ डू वी गेट टू हियर? और इसका क्या मतलब है? यहां तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंस चाहिए, कि हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम ब्रिटिशर्स से आजाद हैं। और दूसरा, हमने अपने आप को गवर्न करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो हमारे देश का स्ट्रक्चर, हमारे देश में क्या लोगों के पास कितनी पावर होगी ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के पास, और हम क्या राइट्स और ऑब्लिगेशंस देंगे। कहानी ये है। हमें यहां तक पहुंचना है। दिस इज आवर एंड गोल। अब मजे की बात यह है कि ये एंड गोल कहां से शुरू होता है। यहां ये हमारा एंड है, हमारी शुरुआत क्या है? शुरुआत है अप्रोक्सीमेटली 1600, इनफैक्ट 31 दिसंबर 1600। इंडिपेंडेंस हमें 1947 में मिलेगी।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली इन फोर्स 1950 में होगा। तो ये जो जर्नी है ये अप्रोक्सीमेटली 350 साल की जर्नी है। एंड दीज 350 years is also about, local Indian empires and everything else also coming into place. So Indian legal history can never be studied in isolation. It's a culmination of the freedom movement, the role of the company, global events and everything all together. ठीक है? तो अब सीधी सिंपल देसी भाषा में समझते हुआ क्या कहानी देखो ये है। इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, इसमें हम सारी चीजें ऊपर से ऐड करते रहे। कहानी ये है कि जो ब्रिटिश की क्वीन थी, जो उस टाइम पे मोनार्क थी, उन्होंने एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक्सक्लूसिव परमिशन दी कि तुम हमारे बिहाफ पे साउथ एशिया में जाके जितना तुमको ट्रेड करना है तुम करना, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा। कोई नहीं मतलब हमारे ब्रिटिश एम्पायर में से तुम्हारे अलावा, एक्सेप्ट फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, no other company is going to trade in the South Asian part of the world. बेसिक कहानी ये थी। ठीक है, चलो। तो इससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है एंड दे इनिशियली आर नथिंग बट a trading company. They are nothing but a trading entity. ठीक है, लेकिन इस ट्रेडिंग एंटिटी का भी कुछ एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। इस ट्रेडिंग एंटिटी में कुछ ब्रिटिशर्स होंगे, कुछ लोकल्स होंगे जो काम करेंगे और कुछ लोकल्स के साथ ये ट्रेड करेंगे। करेक्ट? तो इनके पास एक तरह से एक एग्जीक्यूटिव मशीनरी बनती हुई दिखेगी और जब ये लोकल्स के साथ ट्रेड करेंगे, लोकल्स को हायर करेंगे, तो जाहिर सी बात है डिस्प्यूट्स होंगे। तो इस ट्रेडिंग कंपनी में आपको एक एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क और कुछ कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। राइट? अपने हिसाब से ये चलाएंगे कि हमारे कंपनी के लोगों पे हमारा कानून चलेगा, हमको जो ठीक लगता है हम करेंगे, हमारे लोगों के लिए करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात तो देखो ये है, ये कोई जंगल में तो आई नहीं है। जहां पे भी आए होंगे कोई ना कोई किंगडम चल रही होगी, कोई ना कोई किंगडम चल रही होगी। उस किंगडम में अपने लीगल सिस्टम्स होंगे, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स होंगे, तो कहीं ना कहीं वहां क्लैश होना शुरू होगा। राइट? अब ये जो ट्रेडिंग एंटिटी है इसको एक 2 डायमेंशनल क्लैश देखने को मिलेगा, है ना? 2 डायमेंशनल क्लैश। एक उन्हें लोकल सिस्टम्स के साथ क्लैश देखने को मिलेगा और दूसरा उन्हें ब्रिटिश सिस्टम्स के साथ क्लैश देखने को मिलेगा। अगर वो अपने मन से चला रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि ब्रिटिशर्स भी वही चाहते होंगे। इट वुड बी अ 2 डायमेंशनल क्लैश, a conflict with the local systems of India and a conflict with maybe the British systems. ब्रिटेन में क्या पता लॉज चेंज हो रहे हैं, क्या पता ब्रिटेन में काम करने का तरीका बदल रहा, तो कहीं ना कहीं यहां चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम देखेंगे कि यार ये कंपनी जो है अपना काम बढ़ा रही है, कंपनी जो है धीरे धीरे करके अपना काम बढ़ा रही है।
अब जब ये कंपनी अपना काम धीरे धीरे बढ़ाएगी तो उधर ब्रिटिशर्स को भी थोड़ी चिंता होगी कि भाई इतने बड़े कैसे हो गए, और यहां पे लोकली हमें भी चिंता होगी कि भाई तुम तो सिर्फ मसाला खरीदने आए थे, हमें नहीं लगता तुम सिर्फ मसाला खरीदने आए हो, तुम्हारे प्लान कुछ और लग रहे हैं। अब कंपनी को हमको देख के उनको लगा कि अरे यार ये लोग तो अपने में रहते हैं, इनको तो ये अपने में अपने एंशिएंट कल्चर ट्रेडिशन में रहते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं, बहुत सही टाइम है इनको जीना सिखाने का। और जीना हमें आता है, हम डेवलप्ड वर्ल्ड से आ रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से आ रहे हैं, हम सिविलाइज करेंगे और हम धीरे धीरे इन पे रूल करेंगे, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहते हैं। राइट, कुछ बेसिक ऐसी कहानी हुई। ठीक है, आर बी क्लियर? गुड। अब जब ये धीरे धीरे कंपनी एक्सपैंड होनी शुरू हुई, एक टाइम आया जब लोकल एम्पायर्स के साथ भिड़ गए, लड़ाई हो गई, वॉर हो गई, और कंपनी ने सीधा एक एम्पायर के लीडर्स को, रूलर्स को वॉर में हरा दिया। अब वो एम्पायर का पूरा टेरिटरी कंपनी ने हत्या लिया। करेक्ट? तो कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंटिटी becomes a proper military and a political entity। तो उनका एक पॉलिटिकल और मिलिट्री काम हो गया और एक उनका ट्रेड का काम हो गया, दोनों काम हो गए। राइट? अब इसको हम 1757 बैटल ऑफ प्लासी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन असली मजा तो बैटल ऑफ बक्सर में आया था, असली ट्विस्ट तो बैटल ऑफ बक्सर में आया था। करेक्ट? यस, सो विल कम टू दैट इन अ बिट। ठीक है, विल कम टू दैट। अभी तो हम कहानी समझ रहे हैं कि हुआ क्या, क्योंकि हमारा कहानी से ही सारा एग्जाम का क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो कंपनी अब एक पॉलिटिकल और मिलिट्री एंटिटी बन गई। देखो, बहुत पुरानी कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब जैसे जैसे कंपनी एक्सपैंड करने लग गई और पावरफुल बनने लग गई, तो भाई कंपनी में करप्शन होने लग गया, कंपनी के अफसर अपने पोजीशंस का फायदा उठाने लग गए, हम लोकल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट आने लग गया, वहां यूके में डेमोक्रेसी आने लग गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है थोड़ा स्ट्रेंथन होने लग गया। लोगों ने क्वीन को पूछा कि मैडम या सर किंग, ऐसा क्या रिश्ता है आपका इस कंपनी के साथ, ऐसा क्या मिल रहा है आपको, ऐसी क्या एक्सक्लूसिव परमिशन दे रखी है, इतना क्या आप प्रोटेक्ट करते हैं? अगर कंपनी हमारे बिहाफ पे काम कर रही है तो उन्हें हमको जवाब देना पड़ेगा, हमारी वजह से कंपनी वहां पे है और कोई रीजन नहीं है, और कंपनी जो कमाती है एक हिस्सा हमें देना पड़ता है, ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब क्राउन का सुपरविजन आने लग गया। अब देखो, कंपनी के अपने कोर्ट्स, क्राउन अपना सिस्टम लेके आएगा, तो इंडिया में मुगल कोर्ट्स भी होंगे, कंपनी कोर्ट्स भी होंगे और क्राउन के कोर्ट्स भी होंगे, और सब आपस में खिचड़ी पकाएंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चलो ठीक है, क्राउन कुछ चीजें देख रही है, कंपनी कुछ चीजें देख रही है, एक डुअलिटी हमने स्ट्रक्चर बना लिया है, सब चल रहा है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब कंपनी को बोलेंगे चुपचाप क्राउन के अंडर काम करोगे, यू विल रन अंडर एन एब्सोल्यूट क्राउन रूल। ठीक है, तुम्हारा काम सिर्फ ट्रेड करना है, तुम ट्रेड करोगे, जितने अफसर होंगे हम भेजेंगे, सारे लोग हमारे लिए डायरेक्ट काम करेंगे, तुम्हारी सारी हरकतें हम चेक करेंगे, पार्लियामेंट में पूछेंगे। ठीक है, मिनिस्टर्स होंगे जो तुम्हारे काम को चेक करते रहेंगे। ठीक है, फेयर इनफ।
फिर अब क्राउन का रूल आ गया। अब जब क्राउन का रूल आ गया तो पूरा का पूरा जो यूके का स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करके हमारी तरफ लेके आने लग गए कि इसको हम ऐसे चलाएंगे। ठीक है जी, चला लीजिए। अब ये सब होता रहा और दुख की बात ये कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हम पे हुकूमत शुरू हो गई। राइट? क्राउन ने और कंपनी ने एम्पायर से डील करके अलग अलग पॉलिसीज बना के अग्रीमेंट साइन करके, पावर क्या है? पावर इज पावर। अगर इस लैंड पे मेरा कंट्रोल है, रेवेन्यू पे मेरा कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर पे मेरा कंट्रोल है, मेरा बनाया हुआ कानून चलेगा तो पावर मेरे पास ही हुई ना। अब मैं वो डायरेक्टली चलाऊं या किसी को सामने बिठा के चलाऊं, वो मेरे पे। बट धीरे धीरे इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज हो गई और कुछ प्रिंसली स्टेट्स हो गए। अब कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें से जो अपना अपना कर रहे थे, और कुछ थे जो ब्रिटिशर्स के साथ अच्छी दोस्ती मना के चलते थे। करेक्ट? यही बेसिक कहानी चल रही। ठीक है, अब इस सब में क्या हुआ, एक तरह से हुकूमत हो गई। द कंपनी बिकम्स आवर रूलर, द क्राउन बिकम्स आवर रूलर। फिर हमने कहा एक सेकेंड बॉस, हु द हेल आर यू टू रूल ओवर अस? हमने कहा कि भाई थोड़ा हमें पार्टिसिपेशन चाहिए। हम भी डरे हुए थे। हमने कहा कि थोड़ा सा हमें पार्टिसिपेशन चाहिए। अब कंपनी क्या करती थी या क्राउन क्या करती थी, मतलब थिंक अबाउट इट, क्राउन क्या करती, पार्टिसिपेशन के नाम पे हमको खाली एक टॉफी पकड़ा देते थे। नाम का पार्टिसिपेशन होता था। हमें ऐसा लगता था कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे। हम ही को फौज में भर्ती करवा रहे हैं, हम ही से वर्ल्ड वॉर लड़वा रहे हैं, हम ही से हमारे लोगों पे गोली चलवा रहे हैं, हम ही को सिविल सर्विसेज में डाल रहे हैं, लेकिन रियल पावर किसी को नहीं दे रहे। फिर हमने कहा एक सेकेंड, ये तो आपका सिस्टम और भी दुनिया में चल रहा होगा, सिर्फ हम ही थोड़ी आपके हैं। हमने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया को तो आप बड़ी इज्जत से रखते हो, आप उनको इंटरफेयर भी नहीं करते। कनाडा में भी आपने बस कुछ फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, इन सब चीजों को रखा हुआ है, बाकी उनको आप करने देते हो। अफ्रीका और हम में ऐसा क्या है कि भाई आप हमारी छाती पे चढ़ के नाच रहे हो? आपको हमें उनके बराबर करना पड़ेगा। आपको हमें एक डोमिनियन स्टेटस देना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं देंगे तब तक कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। राइट? बाकी सारी बातें अपनी एक तरफ, जब तक ये नहीं करोगे तब तक बात बढ़ेगी नहीं। अब ये डोमिनियन स्टेटस उन्होंने देने से मना कर दिया। पहले कहा हाँ हाँ हाँ, फिर मुकर गए। अब हमने कहा नहीं चाहिए आपकी भीख, आप होते कौन हो हमारे देश में आने वाले? फिर हमने कहा हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। बेसिकली ये कहा एंड वी फॉट फॉर इट। हमारे मूवमेंट्स चलते रहे, क्विट इंडिया से लेके नॉन कोऑपरेशन, 10 तरह के, और बहुत सारे मूवमेंट्स में हम इन्वॉल्व रहे। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने जो उनकी पुरानी हरकतें थी, डिवाइड एंड रूल, सबको पता ही है, बहुत बेसिक बात है। कुछ ऐसा माहौल हुआ कि इंडिया में एक रिलीजियस डिवाइड आ गया।
ब्रिटिशर्स को भी अब ये क्लियर था कि भाई इंडिपेंडेंस तो देनी पड़ेगी, अब तो बात हाथ से निकल चुकी है, पार्लियामेंट में भी बड़ा शोर है, ऑप्शन हमें बचा नहीं है, वी आर लूजिंग आवर होल्ड। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इसके चक्कर में डिसाइड होना था कि भाई अब अगर हम छोड़ के जा रहे हैं तो हमारी जगह कौन आएगा। तो क्राउन का जो रूल था वो किस पे था, ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज पे। वो तो चाहते थे कि भाई प्रिंसली स्टेट्स भी जुड़ जाए और एक इंडिया ये दिखे। इंडिया क्या है, ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज एंड प्रिंसली स्टेट्स। इंडिया क्या है, ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज एंड प्रिंसली स्टेट्स। ये जो विजुअलाइजेशन है ये टेक्निकली तो हमें ब्रिटिश रूल से मिला, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। अब रिलीजियस डिवाइड और रिलीजियस टेंशन की वजह से ये तो क्लियर था कि आज नहीं तो कल पार्टीशन होना है। दो बातें थी कि पहला, हम जो ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे वो किसको करेंगे, और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमारा रिलीजियस टेंशन की वजह से एक सेपरेट स्टेट की प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो द इशू ऑफ अ टू नेशन डिमांड, राइट। ट्रांसफर करी गई पावर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज के भी लोग थे और प्रिंसली स्टेट्स के भी थे। जाहिर सी बात है यहां से लोग इलेक्ट होके आए थे, यहां से लोग नॉमिनेट होके आए थे। फिर पार्टीशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बढ़ जाती है और फिर फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिलता है। पार्टीशन और इंडिपेंडेंस कोइंसिडेंटल है, एक ही एक्ट से हमें इंडिपेंडेंस मिला और उसी एक्ट से हमें पार्टीशन मिला। The Indian Independence Act of 1947 is the same act which divides us and gives us independence. And then the Constituent Assembly continues to do their job and creates the Constitution. भाई मोटी मोटी कहानी तो ये है, सीधी सिंपल बात। अब इस कहानी में क्या होगा, इस कहानी में हमें एक पॉलिटिकल लीगल फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा। इस कहानी में हमें कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके पॉलिटिक्स, उनके ग्रोथ को देखने को मिलेगा। हमें मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, हमें रिलीजियस टेंशंस देखने को मिलेंगे, हमें लीडर्स देखने को मिलेंगे, हमें ट्राइबल मूवमेंट्स, पेजेंट मूवमेंट्स, प्रेस राइट्स, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एक्सट्रीमिस्ट देखने को मिलेंगे, मॉडरेट्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग पॉलिसीज देखने को मिलेंगे। हमें रिलीजन के बेसिस पे बाइफर्केशन दिखेगा, हमें कास्ट के बेसिस पे दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेगी। तो सब कुछ इसी ब्रॉड टाइमलाइन में आके दिखते हैं। ब्रॉडली कहानी जो है वो इतनी सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, क्लियर, दैट्स द आइडिया। और इसीलिए इस टाइमलाइन को मैं जनरली फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव आई जनरली लुक एट इट इन सिंपली बेसिक 5 फेजेस जो मैंने आपको एज इट इज नोट्स में दे रखा है। जो आपका फेज 1 है which is from 1600 till 1757, जो पहला फेज है क्या है ये, इट इज नथिंग बट राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब धीरे धीरे यहां क्या होगा, बाकी कंपनियों को भी अलाउ करेंगे आने के लिए, और सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी थी, डच वाले भी थे, पोर्चुगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, बहुत सारे थे। मेकिंग ऑफ इंडिया इज वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज।
जब हमने फाइनली इंडिया बना है तो हमने गोवा को भी इंक्लूड किया ना, पौंडीचेरी को भी इंक्लूड किया ना। गोवा और पौंडीचेरी जो थे वो ब्रिटिश टेरिटरीज तो नहीं थे, दे वर ऑल्सो अदर टेरिटरीज। इसी को हम कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। यहां तक हम तो एक इंडिपेंडेंट देश को भी ले आए अपने पास, सिक्किम। सिक्किम was a completely independent country till 1975. Till 1975, Sikkim was an independent country. It became a part of India in 1975. तो कंसोलिडेशन फेज काफी लंबा चला है. So the first phase is 1600 to 1757. फिर जो दूसरा फेज है which is from 1773 to 1853, नाम में ही लिखा होगा, कहीं लिखा होगा रेगुलेटिंग एक्ट, कहीं लिखा होगा चार्टर एक्ट, कहीं लिखा होगा पिट्स एक्ट, कुछ नहीं कि भाई मैनेजिंग और कंट्रोलिंग द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा, जब यहां समझ आ गया कि नहीं यार, अब सीधा क्राउन रूल का टाइम है, अब हम ही चलाएंगे, डायरेक्ट चलाएंगे, दैट इज 1858 टिल अबाउट 1919, जहां अपना क्राउन रूल स्ट्रक्चर हो रहा था, राइट? सिंपल सीधी सी बात है, और तो कुछ है नहीं। और फिर हमारी जो इंडिपेंडेंस की डिमांड थी वो और स्ट्रांग होती गई। सो फ्रॉम 1925 till about 1935, द ग्रेट इंडियन नेगोशिएशन, इसी को बोलते हैं ना द ग्रेट इंडियन नेगोशिएशन। अच्छा ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एंड देन यू हैड फेज 5 विच इज अब आजादी आ गई है। करेक्ट, बेसिक इतनी ही कहानी। फ्रॉम setting up of the Constituent Assembly in 1946 to India's first general elections in 1950. Right? Simple. अब इस कहानी में what is the territorial arrangement? इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना, what is the territorial arrangement? पहले तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कोई ठिकाना, कोई एरिया थोड़ी ना कुछ था। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक टेरिटरी, एक पार्ट कब्जा किया, राइट? फिर दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग टू मल्टीपल टेरिटरीज। तो फिर एक हेडक्वार्टर हो गया और दूसरे रीजनल ब्रांचेस हो गए। यस और नो? और रीजनल ब्रांचेस में भी कुछ रीजनल हेड हो गए और दूसरा रीजनल टेरिटरी हो गई। करेक्ट, बेसिकली ये हुआ। आई एम कमिंग टू दैट। फिर जब क्राउन का रूल आया तो फिर प्रॉपर इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में बांटा गया। प्रोविंसेस बने, डिस्ट्रिक्ट्स बने, आप लोगों की नौकरियां, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हेडक्वार्टर भी तो होगा। तो ये जो है
एक तरह से आपको एक डुअल लेयर ऑफ गवर्नमेंट दिखा रहा है, राइट? कि हेडक्वार्टर जो डिसाइड करेगा वो पूरे ब्रिटिश टेरिटरी पे लगेगा, और प्रोविंसेस जो प्रोविंसेस पे कर रहे हैं, यस। और फिर ये डुअल गवर्नमेंट आगे चल के बिकम्स नथिंग बट फेडरल सेटअप, और फिर हमें यहां इंडिपेंडेंस मिलती है। यही तो कहानी है, राइट? तो जो बड़े बड़े ठिकाने थे कंपनी के, उनको हम प्रेसिडेंशियल टाउन्स कहते थे। कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, ये 3 बड़े ठिकाने थे। कैलकाटा हेडक्वार्टर भी था और रीजनल हेड भी था, यही था ना? कैलकाटा हेडक्वार्टर भी था, रीजनल हेड भी था, और बॉम्बे और मद्रास अपना अपना एरिया था। फिर आगे चल के और प्रोविंसेस बनते गए, और क्या, धीरे धीरे प्रोविंसेस तो बढ़ाते गए, और क्या किया? फिर प्रोविंस की कैपिटल होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, और यही बस यही कहानी चलती रही। तो थोड़े टाइम में कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास आपस में लड़ते रहे, फिर कैलकाटा को सुपीरियर बना दिया, राइट? अब इसी में आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल सिस्टम बसता है, और तो कुछ नहीं है ना? सिंपल सीधी बात तो यही है। इस पूरे इकोसिस्टम में हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल सिस्टम बसता है। कहानी बहुत सिंपल है कि हमारे किंगडम्स थे जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहा करते थे, फिर कंपनी का रूल आया और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, फिर क्राउन का रूल आया और साथ में कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, वो अपने, मैं उस एरिया की बात कर रहा हूं। फिर इंडिया का पार्टीशन हुआ, और इंडिया का पार्टीशन होने के बाद यूनियन ऑफ इंडिया बना, जिसमें ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज, प्रिंसली स्टेट्स एंड अदर फॉरेन टेरिटरीज, इनको इवेंचुअली जोड़ा गया, एंड दे वर ऑल मर्ज्ड इनटू व्हाट? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स। अदर फॉरेन टेरिटरीज तो थोड़ी बाद में आई है, मच लेटर। और ये पार्ट ए, बी, सी, डी स्टेट्स आगे चल के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनते हैं। बस इतनी कहानी है। और जहां तक ये क्राउन रूल की बात है और ये कंपनी रूल की बात है, कंपनी रूल में हेडक्वार्टर था, रीजनल हेडक्वार्टर था, और रीजन्स थे। तो रीजनल हेडक्वार्टर्स को आप प्रेसिडेंसी टाउन्स भी कहते थे, करेक्ट? क्राउन रूल में क्या हुआ? क्राउन रूल में आपने सेंट्रल कर दिया और प्रोविंशियल कर दिया। यहां हमने क्या किया? यूनियन और स्टेट्स। इतनी तो कहानी है, ऐसे ही तो पढ़ेंगे। तो जो हमारा एक्चुअल सिस्टम है वो क्या है? अब ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सबसे पहले उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? ई। हम डेमोक्रेसी नहीं बना रहे,
उनके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होगा? ई। फिर इंपॉर्टेंट क्या होगा? जे। और फिर कहीं जान बच गई तो क्या इंपॉर्टेंट होगा? ए। यही होगा ना? बट ई डेफिनेटली एल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। करेक्ट? सिंपल। तो आप, और ये भी धीरे धीरे ग्रो करेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी थोड़ी है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, मेरे को जिसको भेजना है वो भेजेगा, अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव है, मुझे क्या लेना देना। करेक्ट? तो ये कहानी टेक्निकली सोची जाए तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से होती है, राइट? फिर एक डुअल कंट्रोल मैकेनिज्म आता है कि नहीं? फिर गवर्नर जनरल, यस, और गवर्नर जनरल के एडवाइजर्स, इनको क्या बोलते हैं हम? काउंसिल। करेक्ट? और गवर्नर जनरल यूके में किससे बात करता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक से लिख देता हूं। करेक्ट? अब एक्सपेंशन होता है। अब जब एक्सपेंशन होगा तो गवर्नर जनरल प्लस उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यही बनेंगे ना? यस और नो? हम क्या चाहेंगे कि भाई इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस हो। यही तो चाहेंगे, सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे। सीधी सिंपल बात है। गुड। अब जितना भी लेजिस्लेचर होगा वो यहां इंटीग्रेट करेंगे ये लोग। जो भी लेजिस्लेचर होगा वो यहां इंटीग्रेट करेंगे ना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की लॉ बनाना है। अब मजे की बात क्या होगी कि गवर्नर जनरल प्लस उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी मेंबर होगा। आप इंडियंस को यहां भी इंक्लूड करोगे लेकिन कोई खास पावर नहीं दोगे, यही करोगे ना? यहां पे भी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट होगा, यही करोगे? यस? सीधी सिंपल बात है। आर वी क्लियर ऑन दिस? मेक सेंस? पक्का? ठीक है। अब देखो, अगर हम प्रेशर डालेंगे तो लॉजिकली सोचो, ये सेंट्रल लेवल है और ये प्रोविंशियल लेवल है, तो हमको पावर ये ज्यादा कहां देंगे? सेंट्रल लेवल पे देंगे या प्रोविंशियल लेवल पे देंगे? प्रोविंशियल लेवल पे देंगे। तो यहां हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें यहां इलेक्शंस करवाएंगे। अब इलेक्शंस करवाएंगे तो मंत्री भी आएंगे, तो क्या होगा?
गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक गवर्नमेंट बन जाएगी, गवर्नर और हमारे मिनिस्टर्स दो गवर्नमेंट बन जाएगी। बन गई कि नहीं? यस। कुछ पावर इनके पास होगी, कुछ पावर इनके पास होगी, कुछ लॉ मेकिंग पावर इनके पास होगी, कुछ लॉ मेकिंग पावर इनके पास होगी। तो एक ही लेयर पे आपको दो गवर्नमेंट दिख रही है, गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और गवर्नर और हमारे मंत्री जो हमारे काउंसिल से चुन के आ रहे हैं। यस और नो? इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं तो थोड़ा और आसान आप विजुअलाइज कर पाओगे। यस। सो गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर एंड मिनिस्टर एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली। आर वी क्लियर ऑन दिस? मेक सेंस? So some powers here, some powers here. ये लेजिस्लेचर है ना, ऑब्वियसली किसके पास ज्यादा पावर होगी? इसके पास। और किसके पास ओवरराइडिंग पावर होगी? इसके पास। यस। फिर ये धीरे धीरे और क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक और हाउस ऐड कर देंगे, ये बाइकैमरल बना देंगे। करेक्ट। फिर हम और प्रेशर करेंगे, फिर हम और प्रेशर करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये इसको हटा देंगे, बोलेंगे ये आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपकी प्रॉपर डेमोक्रेसी है, यहां पे आप इलेक्शन से चुनिए और अपने मंत्री बनवाइए, और ये मंत्री लोग डिसाइड करेंगे। करेक्ट। यहां पे भी गवर्नर को थोड़ी कुछ खास पावर देंगे, यही करेंगे ना, और क्या करेंगे। सो व्हेन यू हैड बोथ, इट वाज कॉल्ड डायरकी। नाउ व्हेन यू डोंट हैव डायरकी, व्हेन यू ओनली हैव दिस, ये तो आज का सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वेरी गुड, राइट, फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब जब और प्रेशर आएगा तो ये डायरकी का कॉन्सेप्ट ऊपर चिपकाएंगे गवर्नर जनरल पे, और बोलेंगे इंडिया में प्रिंसली स्टेट भी लाते हैं, प्रिंसली स्टेट मना कर देंगे कि भाई मेरे को नहीं आना, मुझे नहीं देना अपने आप को तुम्हें इससे, तो डायरकी का सपना सपना रह जाएगा। यही कहानी है 1909 और 1919 और 1935 की, और क्या ही है, बस सर। और इतने में आजादी मिल जाएगी और हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। तो भाई इस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर हमें बनानी है तो ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज में फंक्शनिंग डेमोक्रेसी कहां पे है? यहां पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज या लेजिस्लेटिव काउंसिल यहीं पे, प्रोविंशियल लेवल पे। यहां की इलेक्शन वाले लोग यहां आएंगे, और प्रिंसली स्टेट्स में तो नॉमिनेशन होगा, पार्टीशन होगा, ये आधी बढ़ जाएगी, और फिर हम मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, बस यही कहानी है ना, और तो कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेचर जोड़ा है, और ये क्यों किया? क्योंकि ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई,
ये तो हमको कहां चमक रहा था। यस और नो? तो पहले हमारे पास हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स थे, फिर हमने कहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स होंगे। फिर वो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता लड़ने लग गए कि तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट क्यों है भाई, हम भी अपना सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट रखे। फिर फाइनली 1935 में फेडरल कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। और यहां से अगर कभी केस जाना हो तो यूके में बैठती थी प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल। यूके के राज्यसभा में बैठती थी प्रिवी काउंसिल, जो कॉलोनीज के केसेस ऑन अपील सुना करती थी। ये कहानी, यही कट के आज सुप्रीम कोर्ट बनता है। तभी तो कहते हैं इंडिया में हाई कोर्ट्स आर ओल्डर देन द सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं कि नहीं? yes. तो इसमें ये लोग क्या दगाबाजी करेंगे? ये बोलेंगे कि देखो इंडिया में डाइवर्सिटी है एंड हमने सीखा था ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बातें करते हैं ना हम, इक्वालिटी, इक्विटी, जस्टिस, ऐसी बातें करते हैं। भाई इंडिया में फंडामेंटल डाइवर्सिटी है और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी है। तो अगर हम आपको लेजिस्लेचर में इलेक्शंस करवा रहे हैं तो हमें सीट्स इस रिलीजियस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ेगी। तो अगर लेजिस्लेचर में 100 सीटें हैं तो कम से कम 30 सीटें फॉर एग्जाम्पल ऐसी होंगी जिसमें कंटेस्टेंट एक स्पेसिफिक रिलीजन का होगा। वोटर कैन बी एनीवन, राइट? इसको कहते हैं जॉइंट इलेक्ट, इसको कहते हैं सॉरी सेपरेट इलेक्टोरेट। यही कहते हैं। पहले उन्होंने मुस्लिम्स को दिया, फिर सिख्स को दिया, फिर आगे बढ़ते रहे। करेक्ट? जब वोटर बनाया तो क्या आपने कोई यूनिवर्सल वोटिंग रखी? नहीं रखी जी, आजादी तक नहीं रखी। या तो आप एजुकेटेड हैं, या आपके पास प्रॉपर्टी है, या आप टैक्सेस देते हैं, या आप मोस्टली मर्द हैं। करेक्ट? नहीं। Are we clear on this? Hold on, I'll explain. Yes or no? Are we clear on this? ठीक है, गुड। अब होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। जब कंटेस्टेंट एक स्पेसिफिक रिलीजन का है तो वो उस स्पेसिफिक रिलीजन, लेट मी फिनिश यार, मैं पढ़ा रहा हूं, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ। अब कंटेस्टेंट अगर स्पेसिफिक रिलीजन का है
तो वो उस स्पेसिफिक रिलीजन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? तो फिर इसमें प्रोसीजरल चेंज किया गया। इफ यू नोटिस, फैक्चुअली लीगली स्पीकिंग, कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई है? 1909। लेकिन एक्चुअली इंप्लीमेंट ये 1909 के रूल्स के थ्रू हुआ है, नॉट द एक्ट। एक्ट ने बस आइडिया दिया था, देन द रूल्स अंडर द 1909 एक्ट एक्चुअली इंप्लीमेंटेड इट। ठीक है? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वोटर शुड ऑल्सो बी फ्रॉम द सेम रिलीजन। यहां तक समझ आया? यस, पक्का, सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन ये जो एनीवन वाला कॉन्सेप्ट था, इसको हमने जाने नहीं दिया। कैसे? ये इन्होंने रिलीजन के बेसिस पे किया, फिर आगे चल के इन्होंने कहा रिलीजन प्लस कास्ट करते हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड। उस टाइम पे महात्मा गांधी पुणे के अरवड़ा जेल में थे, वो चले गए हंगर स्ट्राइक पे, और फाइनली अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी जी ने बैठ के आपस में डिस्कस किया, पूना पैक्ट ऑफ 1932 बना, और कहा कि ठीक है, हम ये प्रपोज करते हैं। मैकडोनाल्ड साहब ने कहा अगर आप लोग आपस में मान लेते हो तो ठीक है, आपस में नहीं मानते फिर हम वही करेंगे जो करेंगे। तो गांधी जी वो तो बहुत क्लियर थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम दलित को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे, क्योंकि उससे वो और अलग हो जाएंगे। अंबेडकर साहब का कहना था कि क्योंकि इतने पिछड़े हैं इसलिए उनको अलग से हेल्प करने की जरूरत है। गांधी जी ने कहा ठीक है, फिर तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, और ये बहुत बड़ा शौक हो जाता है इंडिया के लिए। तो अंबेडकर जी ने कहा ठीक है, काम करते हैं, आई एम ओके विद द आइडिया ऑफ ए जॉइंट इलेक्टोरेट, जिसमें कंटेस्टेंट दलित होगा, वोटर कैन बी एनीवन। ठीक है? ये सिस्टम हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। वी हैव जॉइंट इलेक्टोरेट्स और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, राइट? लोकल लेवल में वी हैव फॉर विमेन आल्सो एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस आल्सो। समझ आया? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो ये इलेक्टोरल उन्होंने यहां गेम खेले। कैसे कैसे इलेक्टोरल गेम खेले? वोटर क्वालिफिकेशन के गेम खेले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन के गेम खेले, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ करते थे वैसे गेम खेले, जो उन्होंने नॉमिनेशंस दिए वैसे कि अच्छा म्युनिसिपैलिटी बोर्ड के हैं या कहीं के हैं, वैसे गेम खेले, सेपरेट इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट के गेम खेले। तो ये सारे तो उन्होंने इलेक्टोरल गेम खेले। यहां तक समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का 100%। अब दूसरी बात, सिंपल बात, दूसरी बात समझ भाई, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट इज अबाउट पावर। सारी सिंपल बात तो ये, यहां तक तो क्लियर हो गया, हमको समझ में आ गया। पावर क्या है? द पावर टू मेक लॉज एंड इंप्लीमेंट देम। द पावर टू मेक लॉज एंड इंप्लीमेंट देम, यही है ना? ये पावर कहां से आएगा? कहीं लिख के देनी पड़ेगी ना। यस। अब जब सिर्फ गवर्नर जनरल थे और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, सारी पावर इनके पास थी, यस और नो? फिर गवर्नर आए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल आए प्रोविंशियल लेवल पे, तो पावर बटी ना, कुछ लिस्ट विस्ट बनानी पड़ेगी।
यस, एक फेडरल लिस्ट बनानी पड़ेगी और एक प्रोविंशियल लिस्ट बनानी पड़ेगी, राइट? चलो इतना काम तुम्हारा, इतना काम मेरा। अब इसमें हम लेजिस्लेचर्स का कंपोनेंट डालेंगे, और लेजिस्लेचर्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट आप प्रोविंशियल लेवल पर डालोगे। तो आपने क्या किया, गवर्नर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां ट्विन पावर आ गई। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डायरकी कहते हैं। अब ये है तो प्रोविंशियल लिस्ट ही, ये वाले तो ऊपर वाले मजे कर रहे हैं अपने यूनियन लिस्ट में, फेडरल लिस्ट में, उनको क्या लेना देना। अब प्रोविंशियल लिस्ट भी इसमें और इसमें बटेगी ना, तो कुछ चीजें ये रिजर्व करेंगे, रिजर्व लिस्ट, कुछ चीजें ये ट्रांसफर करेंगे, है कि नहीं? तो ये ट्रांसफर लिस्ट, ये रिजर्व लिस्ट। और जरूरी थोड़ी है कि लिस्ट में सब कुछ लिखा हो। जो चीज लिस्ट में नहीं लिखी हो वो पावर किसके हाथ में देंगे, हमेशा इवेंचुअली गवर्नर जनरल के हाथ में देंगे। डेमोक्रेसी थोड़ी है, कॉलोनी हो ना। फिर तो जो किसी भी लिस्ट में ना लिखी हो उसकी पावर को क्या कहते हैं, रेसिडुअरी पावर, यही कहते हैं। तो इवेंचुअली फिर इस सिस्टम में क्या हुआ कि ये तो गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल था। यहां लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस एक्चुअली लेजिस्लेटिव असेंबली हमने बाइकैमरल बना लिया था। यहां पे इनके पास फेडरल लिस्ट है, इनके पास रेसिडुअरी पावर है, राइट? फिर हमने यहां से इनको हटा दिया, तो यहां क्या थे, गवर्नर प्लस मिनिस्टर्स प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या बन गई, प्रोविंशियल लिस्ट। और कुछ ऐसी चीज है जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, करेक्ट? यही तो कहानी है। इसी को तो 1919 की डायरकी कहते हो, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या बोलते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1909, 1919, 1935, 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट्स, 1919 diarchy, 1935 the idea was all India Federation, which is British administered territories and princely states। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूनियन लेवल पे हम यही डायरकी चिपकाना चाह रहे थे। यूनियन लेवल पे होगा गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। यस, यही डायरकी हम यहां चिपकाना चाह रहे थे। तो यहां हो जाता गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और यहां से आए हुए कुछ मिनिस्टर्स। प्रिंसली स्टेट्स नहीं माने तो पुरानी कहानी चलती रहे, राइट? और यहां नीचे क्या ले आए, गवर्नर, मिनिस्टर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली। इतनी कहानी है ना, बस। परेशान क्यों होना इससे? हमें अपने फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि हो क्या रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस?
we should be very clear with our fundamentals that they will never give you full autonomy. They will never give you full autonomy. 1935 they visualized कि India would be British administered territories and princely states. बेसिक कहानी यही है ना. 1909 separate electorates, 1919 diarchy at the provincial level, 1935 the idea was all India Federation, which includes British administered territories and princely states. This will be governed on a diarchy model, which means there will be Governor General and his Executive Council and ministers who are chosen from Legislative Assembly and councils who come from here. यही था ना? Yes. लेकिन ये नहीं माने तो ये पूरा डायरकी का सिस्टम नहीं रहा. तो जो पुरानी वाली कहानी चल रही थी वही चलती रही. एंड एट द प्रोविंशियल लेवल एग्जीक्यूट कर दिया. गवर्नर, मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली. दिस इज फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद फेडरल लिस्ट, ट्रांसफर्ड लिस्ट एंड फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ट्रांसफर्ड लिस्ट तो यही होगी ना. अगर डायरकी यहां लग जाती तो ट्रांसफर्ड लिस्ट यहां भी होती. अगर डायरकी यहां लग जाती तो ट्रांसफर्ड लिस्ट यहां भी होती. बट नहीं ना. इस आइडिया को हमें बहुत बढ़िया लगा कि यस प्रिंसली स्टेट्स और हमें सब मिलके होना चाहिए. और फिर इसी आइडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू किया. हमने प्रिंसली स्टेट्स को भी इनवाइट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के लिए. राइट. कुछ पहले आ गए, कुछ बाद में आ गए. और फिर हमने इंडिया को पार्ट ए, बी, सी और डी स्टेट्स में बनाया. अब ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज में ऑलरेडी प्रॉपर असेंबलीज हैं. तो भाई यहां से जब लोग यहां जाएंगे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही तो जाएंगे. और कैसे जाएंगे? टाइम तो था नहीं कि दोबारा इंसान वोट करे. लेकिन प्रिंसली स्टेट से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे वो तो नॉमिनेशन के बेसिस पर जाएंगे. राजा भेजेगा. राजा भेजेगा ना. यस और नो. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? एक इंटरिम पार्लियामेंट ही तो है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नथिंग बट अ टेम्पररी पार्लियामेंट whose first job is to draft the Constitution of India, जिसको फाइनली रेडी कर दिया हमने 26 नवंबर 1949 को. और 1949 को कुछ फ्यू आर्टिकल्स हमने इंप्लीमेंट करने शुरू कर दिए सिटीजनशिप टाइप. और फुली इन्फोर्स होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को. राइट. जो हमें पूरा एक स्ट्रक्चर देता है कि ऐसा चलेगा, वैसा चलेगा, ये होगा, वो नहीं होगा. इसी कॉन्स्टिट्यूशन को जैसा मैंने आपको बताया हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कुछ पार्ट्स में चैप्टर्स होते हैं, कुछ पार्ट्स में चैप्टर्स नहीं होते. फिर आर्टिकल्स होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, कहीं कहीं सब क्लॉजेस होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रीएम्बल से होती है और एंड में सपोर्ट करने के लिए शेड्यूल्स होते हैं. ये काम था ना. और दूसरा काम था
जब तक फ्रेश इलेक्शंस ना हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर, तब तक आप एक टेम्पररी पार्लियामेंट का काम करोगे। तो फ्रेश इलेक्शन 1952 में हुए, यस और नो? यस। सो 1946 से लेके 1952 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हमारी पार्लियामेंट थी, और अलग अलग रोल में। 1947 में पार्टीशन की वजह से इसका कॉम्पोजिशन बदला, यस और नो? आजादी आ गई। 1947 से लेके 1950 तक दो काम किए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और देश के कानून चलाए। और 1950 से लेके 1952 तक आप इंटरिम पार्लियामेंट थे। यही कहानी है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इंटरिम पार्लियामेंट है जिसका काम एक प्राइमरी एजेंडा है। मैं एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, ठीक है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट is one of the second oldest surviving constitutions of the world. If you think of it, the longest surviving constitution of the world is the US, 1780s, 89. The second longest surviving constitution of the world is the Indian Constitution. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बच नहीं पाता अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता। We are the second longest surviving constitution. Longest not in terms of length, ये कितने समय तक टिका रहा। पाकिस्तान के 5 कॉन्स्टिट्यूशन हो चुके हैं, नेपाल ने गिनती छोड़ दी। नेपाल ने गिनती छोड़ दी। We are the second longest surviving constitution. Yes. Written, single written constitution. ठीक है, समझ आया? तो अब ये अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्राइमरी काम क्या है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाना है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन डिबेट टाइप होगा। तो सबसे पहले आप कुछ स्पेशलाइज्ड कमिटीज बनाओगे। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि क्या मेरी टेरिटरी है, क्या मेरी सिटीजनशिप है, क्या मेरे राइट्स हैं, यही सब करोगे ना, यस और नो? तो पार्लियामेंट क्या होगा, स्टेट्स क्या होंगी, प्रोविंसेस क्या होंगी, इस तरह की कमिटीज बनेंगी। तो ये कमिटीज अपने अपने रिकमेंडेशन देंगी। इन कमिटीज के रिकमेंडेशंस को एक लीगल स्ट्रक्चर, लीगल लैंग्वेज, एक लीगल आइडेंटिटी देने का काम कौन करेगा? ड्राफ्टिंग कमिटी। यस। यस और नो? तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कोई प्रिसाइड करेगा। पहले एक इंटरिम होंगे, फिर ये आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन होगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ये प्री में आ रखा है, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बस और कुछ नहीं। इतनी सिंपल कहानी, और कुछ नहीं।
और इस कहानी में अगर मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट लगेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। इस कहानी में आपको थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकल डिटेल डाल दूं तो, फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल पावर, यही कहानी है। यस और नो, सीधी सिंपल। हमारे लिए कंपनी रूल कब से है? 1757 से 1858। अब इसमें हमारा लेजिस्लेटिव एवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये ब्रिटेन का, हम कंपनी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन इन कंपनी अफेयर्स। कंपनी अफेयर्स के लिए ब्रिटेन क्या करेगी? एक अपना आदमी बिठाएगी ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट established in 1774 because of the 73 एक्ट। क्या है 1773 की खास बात? इट इज नथिंग बट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन ब्रिटिश इंडिया, राइट? यही तो है। फिर 1784, जिसको आप पिट्स एक्ट के नाम से जानते हो, दिस इज नथिंग बट डुअल कंट्रोल। सिंपल इज दैट, डुअल कंट्रोल, कि कंपनी का काम कमर्शियल है, जितना आता है वो करो, और ब्रिटिशर्स का काम पॉलिटिकल कंट्रोल है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यही तो था, और तो कुछ नहीं। सो द कंपनी बिकम्स सबऑर्डिनेटेड टू द पार्लियामेंट। यस, और फिर और मचोड़ते हैं, फ्रॉम 1793 टू 1853 कंपनी की मोनोपोली खत्म करते हैं। बस तो चाइना ट्रेड और वो टी के लिए हम आपकी मोनोपोली रखेंगे, बाकी तो नहीं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चार्टर ऑफ 1833। कंपनी के ट्रेडिंग फंक्शंस हमने लिमिट कर दिए। 1853 में हमने सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज ओपन कंपटीशन शुरू कर दिया। एक सेकेंड, ये कौन है मंकी डी लूफी? एक सेकेंड, कौन हो भाई? कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं सर? मंकी डी लूफी नाम क्या है ये? इस नाम से आप यूपीएससी की क्लासेस अटेंड करते हैं? माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। एक काम करिए, admin@atisha mathur को लिखिए आप, दे विल इमीडिएटली गेट बैक टू यू। चेक करेंगे कहीं फोन में दिक्कत तो नहीं, बिकॉज मेरे यहां बिल्कुल स्मूथ क्लास चल रही है। ठीक है, सो 1853 ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और बना दी कि चलो ठीक है, कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह जाती। यही है ना लेजिस्लेटिव एवोल्यूशन। फिर आपका एग्जीक्यूटिव एवोल्यूशन क्या है? कंपनी रूल के टाइम पे गवर्नर जनरल
presidencies of Bombay, Madras, and Bengal. और गवर्नर जनरल हैड सेंट्रल अथॉरिटी. कंपनी ऑफिशियल के पास रेवेन्यू, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर सब थी. यही थी ना एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर अंडर कंपनी रूल. जुडिशियली यू हैड ट्विन कोर्ट्स, कंपनीज कोर्ट जिसको आप दीवानी अदालत कहते थे, फौजदारी अदालत कहते थे. दीवानी इज सिविल, फौजदारी इज क्रिमिनल. एंड देन यू हैड क्राउन कोर्ट्स, कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, हाई कोर्ट, दीज आर ऑल क्राउन कोर्ट्स. बहुत कंफ्यूजन था कि कौन सा केस किसके पास जाए. फिर 1857 का रिवोल्ट आता है, थिंग्स गेट शेकन अप. Then Government of India Act 1858, Queen's Proclamation, formally ends company rule. Power transferred to the British Crown. You create a Secretary of State for India. एक Indian Council बनती है. The formal beginning of British Raj is 1858. Then 1861, जिसमें नाम में लिखा है Indian Councils Act 1861. क्या है 1861? काउंसिल्स. कौन से काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. इंडियंस को नॉमिनेट किया, हाँ, लेकिन क्या कोई पावर दी? ना. तो ऑप्शन में अगर कहीं भी लिखा हो कि इंडियंस को पावर दी, तो समझ लेना वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि ब्रिटिश नियत से मैच नहीं करता. सॉल्व करने का ये तरीका है. फिर वो क्या करेंगे? काउंसिल्स बढ़ाएंगे. पहले सीधा इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे, फिर इंडियंस में इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे. ठीक है. सो 1861, 1892. फिर मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स, सेपरेट इलेक्टोरेट बनवा देंगे. इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री देंगे. फिर 1919 प्रोविंसेस में डायरकी लाएंगे. सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाएंगे. थोड़ा सा इलेक्टोरल फेयरनेस आएगी कि भाई हम भी हैं, लेकिन कोई खास पावर मिलेगी नहीं. फिर 1935 एक्ट आए. क्लियर? जो वॉइसरॉय था 1858 के पहले, वो 1858 जो 1858 के पहले गवर्नर जनरल था, वो 1858 के बाद वाइसरॉय है. पोजीशन सेम है, नाम बदलता है. द बिगिनिंग ऑफ द वाइस रीगल रूल. यस, द वाइसरॉय इज द क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव. सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज्ड कंट्रोल फ्रॉम लंदन. 1990 के बाद सर्विसेज में, 1919 के बाद सर्विसेज में यू सी मोर एंड मोर इंडियंस. क्लियर? 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. सो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल विद मोर एवोल्यूशन आफ्टर 1858. क्राउन रूल में यू सी हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861. बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास में हाई कोर्ट्स बने. फिर 1935 एक्ट की वजह से 1937 में फेडरल कोर्ट बना और एक प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी. यही तो फर्क है. इतनी कहानी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव बिल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैंने आपको नोट्स में प्रॉपर एक लेआउट दे दिया. यस और नो? पक्का? अब देखो, सिर्फ इतना पढ़ा, ज्यादा सर नहीं फोड़ा. मैंने आपको वीकेंड में बोला था मॉडर्न हिस्ट्री और थोड़ा टेक्निकल डिटेल देख लेना. नाउ जस्ट सी. क्वेश्चन लिख रहा है. आर यू रेडी? आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, with reference to the Government of India Act 1935, consider the following statements. It provided for the establishment of an all India federation based on the union of the British Indian provinces and princely states. Defense and foreign affairs were kept under the control of the federal legislature. चलो,
पहला स्टेटमेंट सही है, ये क्रूशल है, लेजिस्लेचर के हाथ में देंगे ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से ये तो लेजिस्लेचर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोविंसेस या टेरिटरीज ऑफ रिसली स्टेट्स का होना था, तो ये तो रेसिडरी पावर होती जो हम गवर्नर जनरल को देते। करेक्ट, यस और नो? यस, वेरी गुड। Layout of the constitution. Which of the following is given correct about the Constitution of India? Logically सोचो. Powers of the municipalities are given in part 9A. Is municipalities a new addition? Yes. तो कैपिटल लेटर हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पता नहीं सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमको याद नहीं, कुछ कह नहीं सकते, चलो ठीक है। बट इतना जरूर है कि इमरजेंसी लॉजिकली सोचे टुवर्ड्स द लैटर एंड होगा। यस, पक्का। एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट आर गिवन इन पार्ट 20। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लिखोगे ना कि क्या चेंज कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। यस और नो? पक्का। अब इसमें श्योर नहीं हो तो तुक्का मत मारना, लेकिन इतना ब्रॉडली आना चाहिए, ठीक है। द आंसर वुड बी 1, 2 एंड 3। ऑल्दो पॉलिटी में कभी ये टेक्निकल इतना नहीं करते हो, बट ठीक है, यू कैन अज्यूम देम टू बी। बट लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं, लास्ट में कुछ अपेंडिक्स टाइप चीजें लिखी होंगी, उससे पहले कुछ टेम्पररी प्रोविजन लिखे होंगे कि भाई अभी रहेगा नहीं रहेगा, अमेंडमेंट तो एकदम एंड में लिखा होगा। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ ट्रू। एंड इमरजेंसी तो पूरा आपके सेंटर स्टेट पूरे सिस्टम को बदल देती है। इट्स अ सेंट्रल कंसोलिडेशन एक्सरसाइज। सो इफ इट इज अ सेंट्रल कंसोलिडेशन एक्सरसाइज, टुवर्ड्स द एंड होनी चाहिए। यस और नो? पक्का? क्लियर? वेरी गुड। Who was the provisional president of the Constituent Assembly? 15 सेकेंड। वेरी गुड। अब लॉजिक से सोचना, लॉजिक से। The Government of India Act 1919, the functions of the provincial government were divided into reserved and transferred subjects. Which of the following were reserved? Reserved मतलब reserved for governor and executive council, मतलब ये इंपॉर्टेंट होंगे या क्रूशल होंगे, यही बात हुई। यस और नो? अब आप ब्रिटिशर हो, कौन सी चीज आप अपने पास हर हालत में रखोगे? भाई जिसके लाए थे लैंड रेवेन्यू अपने पास रखोगे कि नहीं? पुलिस अपने पास रखोगे? यस। तो मतलब आंसर 3 और 4 में ही है। अब मुझे चॉइस करना है जस्टिस और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मैं जस्टिस दे दूंगा उनको, कर ले भाई, खेल ले सरपंच। मेरे को क्या चाहिए? ये चाहिए। यस और नो? देयर यू गो। क्यों? क्योंकि हमें थिंकिंग पता है। सिंपल। समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन? डू वी अंडरस्टैंड हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच द क्वेश्चन? ये क्लियर हुआ? नहीं याद रहेगा, नंबर याद नहीं रहेगा, ईयर याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, बट ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में नहीं छोड़ना है। फर्स्ट बार में पढ़ेंगे शायद नहीं आएगा,
सेकेंड राउंड में आराम से 30 सेकेंड 2 मिनट तक लेंगे, बैठेंगे, आराम से कोशिश करेंगे, आंसर निकलेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे एलिमिनेट किया, फिर इन दोनों में किया। पॉइंट ये नहीं कि मैं आपको पूरी लीगल हिस्ट्री पढ़ा दूं और बोलूं कि वाह ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दूं, बोला कि आप कर लेना, मैंने 100 चीजें पढ़ा दी। पॉइंट ये है कि हम लिमिटेड नॉलेज से हम एग्जाम प्रेशर में सवाल कैसे सॉल्व करें। ट्रिक तो वो है ना। एक हिंदी में कहानी गाना है, मुस्कुराकर ये तमाशा हम भी देखेंगे। आजकल के बच्चे कोई टेक्निक बता रहा है, कोई ट्रिक बता रहा है, कोई कुछ नेविगेटर बता रहा है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है, कोई कुछ बता रहा है। सी है, सी है, ऑप्शन सी है। ये सब बेटा हम लोग ये ये बस हम मार्केटिंग नहीं कर पाए बेटा। हमारी ही मार्क्सिस्ट की लाइन बोली जाती है, बताओ। कोई 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 बोल रहा है ट्रिक है, कोई बोल रहा है स्ट्रैटेजी है, कोई बोल रहा है मैथ है, कोई बोल रहा है नेविगेटर है, प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम है। प्रीलिम फेलियर प्रोग्राम कुछ होता है क्या? फिर प्रीलिम फेलियर प्रोग्राम, हाँ यार, कैंप, बूट कैंप, यस यस यस। नोट तो याद है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरा ही नोट चिपकाते और मेरी को फोन करके बोलते हैं सर आपका नोट हमने यूज किया, बहुत अच्छा लगा, हम पढ़ा लें उसके नोट से। अब क्या बोले। हाँ, ये आजकल ऐसे हो गए, सर बिग फैन सर, सो काइंड ऑफ यू सर, यू हैव टॉट अस सो वेल सर, आई एम रेफरिंग योर नोट सर, बाय द वे सर आई हैव माय यूट्यूब चैनल एंड आई कैन आई टीच फ्रॉम योर नोट्स ओनली सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, इस बार प्रीलिम्स का पेपर पॉलिटी बहुत प्रिसाइज आएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, एंड इट इज गोइंग टू रिलेटिवली भी सिंपल, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मॉन्टे-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 recommended granting, ध्यान से सुनना, recommended granting voting rights to all the women above the age of 21. Government of India in 1935 gave women reserved seats in Indian legislature. हाँ, इसलिए पिछली बार से आसान। क्वेश्चन देख लिया, प्रिंसिपल क्या पता है हमको, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, all women above the age of 21, but men who don't pay taxes will not vote। गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव विमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर। पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिडंट इवन गेट इनटू टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द लेजिस्लेचर, उन्होंने तो सिर्फ फॉर्मेट बताया। लेजिस्लेचर होता तो एक्ट में काउंसिल्स एक्ट नहीं होता। यस, सो डू वी अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि ये क्वेश्चन लेके हम थोड़ा सा फंसेंगे, थोड़ा सा फंसेंगे कि अरे नहीं, क्या पता विमेन को रिजर्व सीट्स दी हो, ऐसा हो सकता है। वेरी गुड हर्षित। जहां से आए हैं, जब ब्रिटिशर्स ने विमेन को राइट्स नहीं दिया वोट करने का टाइम पे, आपको लगता है वो अपनी कॉलोनी में देंगे? सोचो, थिंक ऑफ इट।
सेकंड, जब भी डाउट, विमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर, व्हाट लेजिस्लेचर? Are you referring to diarchy or are you referring to full responsible government? और रिजर्व सीट का मतलब क्या हुआ? जॉइंट इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट? या तो क्राइटेरिया रिलीजन था या तो कास्ट था, यही था ना। जेंडर कहां से आ गया? और इसको थोड़ा लॉजिकली सोचो, भूल जाओ 1935 एक्ट। अगर हमने विमेन को रिजर्वेशन लेजिस्लेचर में दी होती तो क्या हमको 80 साल लग जाते दोबारा लोकसभा और असेंबली में देने में? कहीं ना कहीं तो उड़ते हुए सुना होता ना कि यार ये हमने, वी हैव द ओरिजिन इज 1935 एक्ट, करेक्ट? थिंक अबाउट इट, सोचेंगे, भागेंगे नहीं। विमेन बहुत ओपन है, रिजर्वेशन ये रिजर्वेशन कितना है, ये बहुत ओपन है, लेजिस्लेचर बहुत ओपन है, यस, एंड दिस इज मोर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, नॉट एन इंडियन काउंसिल एक्ट। बहुत तरीके हैं सोचने के। चलो, लिखा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? इसका मतलब बेसिकली प्रियम्बल में क्या ऐड किया गया है? स्टेटस ऑफ इंडिया तो प्रियम्बल में लिखा है, ये तो प्रियम्बल से शब्द लग रहे हैं। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी ऐड किया है, सेक्युलर नहीं होगा, सोशलिस्ट सेक्युलर नहीं होगा। बिटवीन ए एंड बी, बी इज द बेटर आंसर। ये मैं कराऊंगा बाद में, डोंट वरी। The Federation established by Government of India Act 1935, residuary powers were given to the, अब देखो क्यों PYQ जरूरी है। Think why PYQs are important. अगर रेसिडरी पावर्स गवर्नर जनरल का आंसर है तो ये थोड़ा सा पहले आ जाओ, थोड़ा सा पहले, ये आंसर अपने आप निकल आएगा। रेसिडरी पावर लेजिस्लेचर को नहीं देंगे, बिकॉज ये द फेडरेशन इस्टेब्लिश लिखा है ना। फेडरेशन ऑफ व्हाट? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज एंड प्रिंसली स्टेट्स। रेसिडरी हमेशा यूनियन के फेवर में देंगे, सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स, प्रोविंशियल हो ही नहीं सकता, खत्म। The Government of India Act 1919 clearly defined separation of power between judiciary and legislature, jurisdiction of central and provincial government, power of the secretary of the state and the viceroy, and none of the above. चलो जी, क्या है ये? डायरकी, सेंटर स्टेट्स, स्टेट्स पे डुअल गवर्नमेंट। क्लियर? वेरी गुड। एंटी डिफेक्शन लॉ, ओहो, ऐसे सोचो, याद है? बहुत बढ़िया। नहीं याद है? एंटी डिफेक्शन लॉ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था, मोटा मोटा इतना आता है। इतना पता है कि हमारे देश को 60s, मिड 60s टू मिड 70s ने हमारे देश की काया पलटी है, तो ये बाद में ऐड हुआ है। एक शेड्यूल, शायद थोड़ा लैंग्वेज के बारे में सुना होगा,
Yes, clear. So last answer is the power between the center and the states. Are we okay? एग्जैक्टली घड़ी देख के 1.25 घंटे लगे. अब इस साल का प्रीलिम्स का एडवांस कोर्स समझ में आया? गुड. इस साल की अप्रोच डिफरेंट है. इस साल क्वेश्चन पे फोकस करके पढ़ेंगे. everyone had the whole PA. ठीक है, क्लियर, डन. कल अमेंडमेंट, कोर फीचर्स, बेसिक स्ट्रक्चर, नाइन शेड्यूल इशू, बहुत क्वेश्चंस है वहां से. ठीक है, we'll discuss this. So either none of the above or yeah, I'll just check. Don't worry. See you. Point A ही समझना है. Yes, we didn't have a class yesterday because internet was not fixed. आप सबको ईमेल भी तो आया होगा. हाँ, डन. See. Amendments, basic structure. I give you the notes before the morning. Thank you. See you. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.